बोलते राजनीति में लोग अच्छे नहीं है, राजनीति एक दलदल बन चुका है, बिझनेस बन चुका है, लेकिन राजनीति में फिर जाएगा कौन? आज मला लोक बोलतात तुम्ही एवढे काम करतात, तुम्ही जाहिरातबाजी का नाही करत? लोक क्रेडिट घेऊन जातात. मी त्यांना एक स्पष्ट उत्तर देतो, मला याच्यात इंटरेस्ट नाही. तुमचा प्रश्न सोडला, तुम्ही फक्त आठवण ठेवा. सिंपल है, क्योंकि जो लोगों में नहीं है, खाली अगर चाहते हैं कि पैसों के बल पे हम चुनाव जीत जाए तो ये अब होने वाला नहीं है. पहली बात तो मुझे नगर सेवक वर्ड ही पसंद नहीं है. मैं लोक सेवक बन के काम करूँगा. और वो जो डेफिनेशन था ना नगर सेवक, वो डेफिनेशन ही गलत है. इट हैज़ टू बी लोक सेवक. पहले अपने लोक के सेवक बन जाओ, बाद में नगर की बात करेंगे. नमस्कार, मीडिया भारत न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी आहे प्रफुल्ल केदारे. स्वामी विवेकानंदांनी म्हटल्याप्रमाणे की मला या देशातील 100 असे युवा हवेत की जे प्रामाणिकपणे परिवर्तनाची निष्ठावादी विचार ठेवून काम करणारे असतील तर या देशात एक आमूलाग्र बदल घडण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या या विचारांवर चालणारे आजही अनेक तरुण आढळतात. त्यापैकी राजकारण हा देखील लोकहिताचा राजमार्ग आहे आणि त्यावर चालण्यासाठी उल्हासनगरमधील एक सामाजिक कार्यकर्ता अनेक गेल्या वर्षापासून प्रयत्नशील आहे. माझ्यासोबत आहे आजच्या मीडिया भारत न्यूजच्या पॉडकास्टमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते आणि या उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26च्या निमित्तानं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाचे उमेदवार प्रभाग क्रमांक 18चे असलेले प्रदीप कपूर आज माझ्यासोबत आहेत. आपण आज त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. त्यांची राजकीय इच्छाशक्ती काय, पुढची रणनीती काय आणि पुढचा प्रवास कसा असेल. प्रदीपजी, खूप खूप स्वागत आहे आपल्या या मीडिया भारत न्यूज पॉडकास्टमध्ये. नमस्कार प्रफुल्ल जी. पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपका और आपकी पूरी टीम का, मीडिया भारत चैनल का, जिन्होंने मुझे बेसिकली अवसर दिया है कि मैं अपने कुछ शब्द जनता तक भी पहुंचा सकूं और अपने विचार उनके समक्ष रख सकूं. प्रदीप जी, कई सालों से देख रहे हैं हम कि आप उल्लासनगर के कई सारे सवाल उठा रहे हो. सामाजिक क्षेत्र में आपके अच्छा खासा नाम है, आपका अच्छा खासा करियर हो रहा है, तो राजनीति में आने की वजह क्या है? अगर आप मुझे पूछोगे वजह क्या है तो वजह एकदम सिंपल है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ना एलॉबरेट करके बोलना चाहूँगा. बात निकलती है राजनीति. सबसे पहला सवाल आता है, हम बोलते हैं राजनीति में लोग अच्छे नहीं है, राजनीति एक दलदल बन चुका है, बिजनेस बन चुका है, लेकिन राजनीति में फिर जाएगा कौन? हम हमेशा बोलते हैं हमको एक एजुकेटेड कैंडिडेट चाहिए. हम हमेशा बोलते हैं कि एकदम वाइट कॉलर पर्सन चाहिए, जिसको नॉलेज हो, जो हमारे लिए जाके आवाज़ उठा सके हाउस में. तो इतना साल मैंने जो सोशल सर्विस किया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 15-20 साल से जो मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, ये जो भी मैंने किया मेरे लाइफ में, ये समाज के लिए जो भी किया, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अगले लेवल तक जाने के लिए मुझे और आगे लेके जा सकता है, समाज के लिए मैं और ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ, तो वो ये है कि मुझे हाउस में जाके वो जो जनता की आवाज़ है, जो आज जो सिचुएशन है, ये मोनोपोली दिखती है मुझे आज की सिचुएशन. वही नेता, वही. तो जब तक हम बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी स्पीक्स, अच्छा, जब तक लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड, अपने सोच विचार को भी अपग्रेड नहीं करते, तो वो एक कहीं ना मुझे एक हिट करता है. लोग मुझे हमेशा बोलते हैं आप क्यों नहीं जाते हो. तो अब मैंने इतने साल सोशल सर्विस करने के बाद मुझे ना थोड़ा सा ऐसा कहीं ना कहीं एक एहसास हुआ कि नहीं, अंदर जाके आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है. बाहर एक अलग रोल प्ले होता है और एक अंदर अलग रोल प्ले है. जब तक सामने वालों के साथ आप कानून के साथ बात नहीं करोगे, बराबर, कोई आपकी सुनेगा नहीं. अगर आप कायदा, कानून और व्यवस्था जानते हो तो आप अच्छे भले को पाठ सिखा सकते. पण तुम्ही पाहताय उल्हासनगरमध्ये असे अनेक प्रभाग आहेत जिथे वारंवार काही लोकप्रतिनिधी निवडून येत आहेत, पण त्या प्रभागांचे चेहरे अजून बदललेले नाहीत. या शहराचा चेहरा बदललेला तुम्हाला दिसतोय का? आता याचं उत्तर जर मला द्यायचं असेल प्रफुल्ल, तर मी हेच बोलणार की आता लोक एवढे कंटाळले, लिटरली कंटाळले हे वर्ड मला यूज करावं लागेल. कारण की लोक चुनतात ते बरोबर आहे, कुठे ना कुठे लोकांची पण चुकी आहे, मी हे पण बोलणार. पण काय, लोक एकदम साधारण माणूस आहेत, त्यांना हे ज्यादा डीपमध्ये माहिती नाही की काय असतो, याच्या पुढे काय. मतलब मी वोट दिला, माझा होता वोटचा, पण वोट कसा द्यायचा, कोणाला द्यायचा, ही सगळी माहिती, एक आपला उमेदवार कसा असतो, त्यांचे रोल्स काय असतो, रिस्पॉन्सिबिलिटी काय असतात,
हे पण एक वोटरला माहिती पडायला पाहिजे असं माझा विचार आहे. आणि आता लोक खूप एज्युकेटेड झाले. जे सोशल मीडिया आला की आय एम से 100% people have become so educated now, and I feel now it is the right time to change Ulhasnagar to elect right people, and I'm confident कि जो भी लोग हैं आज नहीं, शहर के गली कूचे के, शहर के रास्ते या शहर का चेहरा बदला है क्या, ये पूछना चाहता हूँ आपसे. नहीं, वो तो अगर आप मुझे पूछोगे तो वो तो कभी नहीं. ऑन पेपर सब बदल गया. अच्छा. ऑन पेपर सब बदल गया. मेरे पास ऐसे ऐसे पुरावे हैं जहाँ पे एक ही गार्डन में आप बोलोगे तो 40-40 लाख, 42 लाख, 1 करोड़, इतने, मतलब मैं थक जाता हूँ नंबर देख के. और एक्चुअल में जब जाके उस गार्डन की अवस्था देखता हूँ या कहीं पे भी जाके देखता हूँ, एक ही रोड 3 बार बन रहे, ये सब पुरावे मेरे पास आज भी मौजूद है. ये मेरी जो मैंने सारी माहिती है, इतने सालों से काम कर रहा हूँ. तो बट हाँ, इन शॉर्ट यही बोलूँगा, पेपर पे सब बदल गया लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला है. लेकिन इसके पहले भी आप इस चुनाव प्रक्रिया का आपने सामना किया है, चुनाव लड़े आपने. पहले का अनुभव क्या था और अब का अनुभव क्या है आपका? पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 2017 में मेरी दीदी, हम अपक्ष करके लड़े थे. और वो जब हम लड़े थे तो मन में यही विचार था कि लोग क्या चाहते हैं. अच्छा. हम लोगों का मैंडेट जानना चाहते थे कि आज भी लोग सच्चे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि नहीं. ये मेरी मानसिकता थी तब मैं जब चुनाव लड़ रहा था, और आज भी वही है. क्योंकि और वो जो मैंडेट था, वो मैं बोलता हूँ 800 वोट हमको एक अपक्ष कैंडिडेट को फाइनल सिस्टम में मिलना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था. मैं लोगों को धन्यवाद दूंगा. और मैं उससे मुझे और एक उम्मीद जाग गई मेरे अंदर कि सब बोलते हैं ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. नहीं, लेकिन होगा. मैं बोलता हूँ होगा, और लोग वो चेंज करेंगे. इस बात होना ही है, क्योंकि वो 800 लोग पैनल सिस्टम में एक अपक्ष कैंडिडेट को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो जागरूकता है कि उन्हें एक बदलाव चाहिए. एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए या प्रतिनिधि चाहिए जो अपनी आवाज या उनकी आवाज वहां तक ले जा सके. ये है हमारे 18 पैनल में काफी अच्छे लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं. पिछली बार जो आपने यश हासिल किया था उसमें सिटीजन फाउंडेशन का कितना हिस्सा है? सिटीजन फाउंडेशन का हिस्सा मैं कहूँगा 90% सिटीजन फाउंडेशन का हिस्सा था. क्योंकि हमारे साथ जो संगठन में लोग जुड़े हुए थे, हाँ, वो कुछ रिटायर्ड लोग थे, अपने एकदम काफ़ी अनुभवी लोग थे. कोई गवर्नमेंट कस्टम ऑफिसर्स थे, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट से रिटायर्ड थे. एक एजुकेटेड पीपल बॉडी मैं बोल सकता हूँ, वो थी हमारे पीछे. उनकी ताकत थी. तो ये वो एजुकेटेड लोगों की ताकत थी जिन्होंने हमको भी मोटिवेट किया. क्योंकि मैं बहुत काफ़ी यंग था वो टाइम पे 2017 में, और मतलब मेरे अंदर ना वो एक अलग ही लेवल ऑफ एनर्जी थी जिसको मैं परस्यू करता था. कोई भी मुद्दा हो, कहीं पे कुछ भी हो, मैं खड़ा हो जाता था. मुझे किसी का डर नहीं, और आज भी किसी का डर नहीं है. क्योंकि मैंने आज तक किसी से ना कुछ लेन देन किया है. एक वाइट कॉलर जो बोलते हैं, मैं उसी प्रकार से आज भी अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चलता हूँ. लेकिन इतने सालों से इस प्रभाग में आपका वास्तव्य है, तो ऐसी कौन सी परेशानी है, कौन सी समस्या है, कौन से सवाल इस प्रभाग के अभी भी जो है वो सॉल्व नहीं हुए? सबसे मुख्य प्रॉब्लम अगर आप मुझे पूछोगे तो दिन ब दिन तो काफ़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ. बट अगर कोई मेजर इशू अगर बोला जाए इस शहर का, इस वार्ड का, इस पैनल का या अन्य पैनल के बारे में तो इतना नहीं कहना चाहूँ. बट इस पैनल में पानी की समस्या एक मुख्य समस्या है. और कुछ हद तक मतलब मैं इतना सक्सेस हो चुका हूँ, अब सिर्फ मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको एक वर्क का फ्रेमवर्क देना जरूरी है. और हैदन वगैरह से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ. उसके माध्यम से अभी पानी का टाइम टेबल बन चुका है? एब्सोल्युटली. वो एक हमने एक जर्नी स्टार्ट की थी. बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्च में हमने वो जर्नी चालू की थी. वहाँ से हमने फर्स्ट लेटर दिया था 7 फरवरी. मुझे वो तक याद है कि कहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की. और ये सब करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जैसे कि बोलते हैं कलम और प्रॉपर फॉलो, अगर आप ये कर रहे हो तो आप किसको भी झुका सकते हो. तो 7 फरवरी से हमने स्टार्ट किया. राज असवंकर सर जो मेरे आज प्रेरणादायक है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ. पहले जो मैं करता था काम सिटीजन फाउंडेशन में, वो मैं बोलता हूँ ना, मैं एक रॉ मटेरियल था. अच्छा. उन्होंने मेरे को फिनिश गुड बनाया. ये मेरी जर्नी एक शॉर्ट में एज ए सोशल वर्कर बोलो तो यहाँ पे आके मेरे लेटर्स जो थे, ड्राफ्टिंग्स जो थी, पहले मैं लिखता था. अच्छा. बट उसमें
कायदा कानून क्या प्रोविजन है क्या ओके, है। ओके, आज ओके, ओके। हम वहाँ पे उस लेवल तक पहुँच चुका हूँ कि कायदा कानून और उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे ड्राफ्टिंग की जाती है, वो एक मैं सीख चुका। बट जो हमने जर्नी स्टार्ट की मार्च से लेके जून में हम कंटिन्यूस फॉलोअप में थे, और मेरे ख्याल से जून के एंड में वहाँ पे यूएमसी ने हमें खुद लिख के दिया था, हमने हमारी जो भी मांगे थी उसके लिए एक टाइम फ्रेम दिया गया था, और उस टाइम फ्रेम में हमने उन पे इतना दबाव डाला था, और दबाव नहीं बोल सकता हूँ, उनको भी उतना टाइम लगा क्योंकि उनके भी कुछ प्रोटोकॉल्स थे जिनके मद्देनजर उनको काम करना था। और थैंक यू भी बोलना चाहूँगा उल्लासनगर महानगर पालिका का कि उन्होंने भी एक ज़रूरत को समझा और एक प्रोसेस को समझा। अच्छा। जो हमने राज सर ने सिखाया था वो उस ज़रूरत को समझा। अगर एक टाइम टेबल ही नहीं होगा लोगों को कैसे पता चलेगा? हाँ, वो टाइम टेबल अभी फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक दूसरा विषय है, लेकिन बना तो सही। बन गया, पब्लिश हो गया। आज उल्लासनगर की वेबसाइट में वो टाइम टेबल पब्लिश है। लोग अगर मुद्दा लेना भी चाहते हैं या एक नज़र डालना चाहते हैं तो आज उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि भाई मेरे एरिया का टाइम क्या है एक्चुअली। तो ये कायदा वागा ने जो ये अचीवमेंट किया था, ये एक फर्स्ट स्टेप हमने रख चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था ये जो पानी व्यवस्था है इसका ऑडिट कराना। अच्छा। तो वो भी शुरुआत हो चुकी है। और कुछ भाग है, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। समता नगर 2 का भी एक स्पेशली हमने उल्लेख किया था हमारे डिमांड्स में। हाँ हाँ हाँ। और उसको क्योंकि मैं वहाँ गया ना, मैं वहाँ पे रात को 1:30 बजे गया हूँ, 2:30 बजे गया हूँ, जब जब लोगों के फ़ोन आए मैं वहाँ पे पहुँच चुका था उनके लिए। तो पानी का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है? वहाँ की जो स्थिति है ना प्रफुल्ल सर, मतलब आप खुद जाओगे ना आपकी आंखों से पानी आ जाएंगे। एक जो उल्लेख दूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा वो इशू है। और हैरानी है कि यहाँ के नगर सेवक, यहाँ की व्यवस्था क्या थी, कोई उन पर नजर नहीं जाता। 2 दिन में एक बार पानी आता है, 40 मिनट। अरे बाप रे। वहाँ की लेडीज क्या बोलती है कि हमको हमारे बच्चों के पॉटी धोने के लिए हमको पेपर यूज करना पड़ता। इससे गंदा आप क्या, मतलब आपका प्रशासन क्या होगा? हाँ, इसके अंदर आप क्या, मतलब मेरे पास तो कोई वर्ड्स ही नहीं उसके लिए। तो उस पर मैंने काम किया। हमने अमृत योजना 2 के अंतर्गत महानगर पालिका ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उस अंतर्गत आज वहाँ पे लाइन बीत चुकी है जो कैलाश कॉलोनी तक आ चुकी है। बट ये इलेक्शन का माहौल है या आचार संहिता के तहत काम की स्पीड थोड़ी कम हुई है, बट मैंने फॉलोअप छोड़ा नहीं है। मेरा आज भी दिन रात पूरी नज़र है क्योंकि मैं तो क्या प्रभाग की केवल पानी इतनी ही समस्या है कि और भी कोई समस्याएं है? ये मुख्य समस्या थी जैसे कि आपने पूछा था, क्योंकि पानी के बगैर तो इंसान एक बार लाइट के बगैर रह लेगा, लेकिन पानी के बगैर तो कैसे रहेगा। तो ये मेरा मेन एजेंडा है। मैं चुन के आऊँगा तो, और मुझे पता है लोग मुझे चुन के देंगे। लोगों ने देखा है मेरा काम करने का जरिया क्या है, मैं किस तरह से काम करता हूँ, और जो काम हाथ में लेता हूँ आई मेक श्योर कि उनको वो रिजल्ट दूँ। वो हो गया, रोड्स हो गए, एल्डरली पीपल्स के लिए आज हमने गार्डन्स, हम बोलते हैं हमने मतलब नो सुशोभीकरण के नाम पे इतना फंड आता है प्रफुल्ल जी, आप बिलीव नहीं करोगे। खर्च होता है। खर्च मैंने कहा ना, यहाँ पे सब पेपर में खर्च हो रहा है, बट हकीकत में अगर आज भी जाके देखेंगे हमारे यहाँ कुर्ला कैंप में 3 गार्डन है, सर्टिफाइड स्कूल के यहाँ पे ओपन ग्राउंड है, फिर उसके आगे थोड़ा चले जाएंगे, यहाँ पे मतलब कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा, ग्राउंड अगर गार्डन बनते भी तो मेंटेन कौन कर रहा है? आप बिलीव नहीं करोगे, सिटीजन फाउंडेशन ने 4 बेंचेस डोनेट किए थे। हम अपने मतलब हमसे जितना बन पड़ा, हम एज अ टीम यूएमसी के साथ हमेशा काम करते हैं। मैं खुद एक बैनर कमेटी में रह चुका हूँ, मैं खुद स्वच्छता सर्वेक्षण जो उनकी कमेटी रहती है उसमें मतलब ग्राउंड लेवल से जो मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला नगर पालिका के साथ काम करने का, मैंने कभी वो मौका छोड़ा नहीं। उसको मैंने ये सोचा क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसमें लोगों का भी काफ़ी योगदान होता है, जो कि अब टाइम आया है, अब लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। अगर लोग अच्छे प्रतिनिधि भेजेंगे जो अधिकारियों को काम करने देंगे, यहाँ पे हर एक नगर सेवक, एक ताज्जुब की बात बताता हूँ, खुद की सरकार बना के बैठा है। सरकार बना के तो बैठ गए, अब उसके आगे नहीं, हर एक नगर सेवक की अपनी खुद की सरकार है। हाँ, खुद की सरकार है। वो खुद ही एक इंजीनियर है, वो खुद ही एक डॉक्टर है, वो खुद ही सब कुछ है। वो जो एजुकेटेड बंदा आया है ना, MBBS हाँ। इंजीनियर, इनकी डिग्री भले ग्रेजुएट भी नहीं होगी या जो भी होगी 100, बट ये बड़े नहीं, मतलब इनकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। वो अगर कुछ करने जाएंगे तो बोले नहीं ये पाइप इधर से डालो। अरे जब पूरी व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ दी, ये सब करती,
और बाद में हम ब्लेम देते हैं किसको? अब उनके ऊपर भी इतना दबाव डाला जाता है कि वो कहाँ से काम करेंगे. किंवा राजकारणाचा मार्ग तुम्हाला किती सुकर वाटतो? हे सोपं तर नाही असणार माझ्यासाठी, हे पण मला माहिती आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हटले होते तुम्ही फक्त कलम चालू, बाकी सगळं काम होणार. ही एक जी आहे ना की मी एक प्रिन्सिपल फॉलो करतो, आज पण फॉलो करतो. लोक काय काय बोलतात आजपर्यंत मी तुम्हाला सांगतो, हे म्हणजे आता आपली बोलचाल चालू आहे, पण माझे कुठेही पोस्ट तुम्हाला दिसणार नाही की मी हे केला ते केला असं केला तसं केलं, कुठेही नाही दिसत. आज मला लोक बोलतात तुम्ही एवढे काम करतात, तुम्ही जाहिरातबाजी का नाही हा का नाही करतात, लोक क्रेडिट घेऊन जातात. त्यांना एक स्पष्ट उत्तर देतो, मला याच्यात इंटरेस्ट नाही. तुमचा प्रश्न सोडला, तुम्ही फक्त आठवण ठेवा. सिंपल आहे. पूर्ण समता नगर 2 माझे पर्सनल व्हॉट्सअपवर आला, सर आप लड़िए, हम आपके साथ. हम आपके साथ है. पूरा कुर्ला क्या है, मतलब सुभाष टेकड़ी, ये नागसेन नगर, कुर्ला कैंप जो पीछे काली माता मंदिर का एरिया, काफ़ी एरिया से मेरे को आज भी पर्सनल मैसेज आते हैं. मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट देन लोग भी अभी बदल चाहते हैं और लोगों ने सोच लिया है कि ये टाइम वो कुछ ना कुछ नया देखना चाहेंगे और उनकी इच्छा है कि प्रदीप कपूर हाउस में जाके उनके लिए सवाल उठाए और उनके लिए कुछ करे. और ये प्रदीप कपूर का वादा है, प्रदीप कपूर कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएंगे. तो आप जिस राजनीति के भी मार्ग से जाना चाहते थे, ये जा रखे हो, तो पब्लिक के सामने अगर जब जाओगे तो अपना खुद का कौन सा ऐसा एजेंडा लेके कैसे हो रहे हो? तो अगर आप मुझे पूछे कि मेरा एजेंडा क्या होगा, तो मेरे एजेंडा होंगे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज कोई नगर सेवक पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, सुनने के लिए अवेलेबल नहीं है. काफ़ी लोगों ने अपने अपने जाहिरनामे में बहुत बड़े बड़े वचन दिए, मैं वो देना भी नहीं चाहता. वो उनको दिख जाएगा कि क्या है. सबसे पहली बात है, एक नगर सेवक अगर सुबह 6 या 7 बजे, आज मैं एक सिंपल बताता हूँ, मैं जब छोटा था मैं देखता था, कुछ नगर सेवक थे, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं थे, कुछ नगर सेवक थे हमारे टाइम पे, हाजिरी शेड पे जाके खड़े रहते थे. ये मैं छोटा था तब की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से कुछ 40 ईयर्स बैक की बात कर रहा हूँ. मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से. उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऐसे निभाते थे कि हाजिरी शेड पे जाके देखते थे कि वो एम्प्लॉयज़ आ रहे कि नहीं आ रहे, या डमी अटेंडेंस लग रहा है, क्या हो रहा है, आज क्या प्रॉब्लम है, वो बाकायदा डायरी मेंटेन करते थे. तो नगर सेवकों के कार्यकालों में अभी क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको? अभी तो 2 बजे उठते, कोई रात भर बाहर रहते, किसी के ऑफिस का ठिकाना नहीं है. मतलब एक बोलते ना, एक अप्रोच, पब्लिक के लिए कौन अवेलेबल है, यहाँ जाओ तो बोलेंगे वहाँ जाओ, ये मैं नहीं देख सकता, आप कहीं और से देखो. मतलब जब तक पब्लिक को हम फेस नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, तो मैं क्या बोलूँ कि क्या मेरे एजेंडा होंगे. सबसे मेन एजेंडा तो वही है कि हम पब्लिक को सुनने के लिए, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है हम, पब्लिक को नहीं सुनेंगे तो किसको सुनेंगे. सबसे बड़ा एजेंडा मेरा वही रहेगा. और मैं दावे से कहता हूँ कि वो मुझ तक नहीं आएंगे, मैं उन तक जाऊँगा. अच्छा, वो मुझ तक नहीं आएंगे. इतना कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए कि एक नगर सेवक, पहली बात तो मुझे नगर सेवक वर्ड ही पसंद नहीं है, मैं लोक सेवक बन के काम करूँगा. और वो जो डेफिनेशन था ना नगर सेवक, अच्छा, वो डेफिनेशन ही गलत है. इट हैज़ टू बी लोक सेवक. पहले अपने लोक के सेवक बन जाओ, बाद में नगर की बात करेंगे. तो मेरा एजेंडा वो एक रहेगा. दूसरा एजेंडा, एज ए स्पोर्ट्समैन मैं देख रहा हूँ हमारे ग्राउंड्स नहीं है सिटी में, बिल्कुल भी ग्राउंड्स नहीं है. आज हम एक पीढ़ी को किस दिशा में लेके जाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट है वो डोंबिवली थाना, वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है. एब्सोल्युटली. आज उल्लासनगर में खुद का ऐसा ग्राउंड नहीं है, खुद के अगर पोस्ट लेने हैं तो भाड़े से दूसरे ग्राउंड लेने पड़ते हैं. एग्जैक्टली प्रफुल्ल जी. आज हम लोग, मैं एक्चुअली, हमारी एक बॉडी है उल्लासनगर फुटबॉल प्रीमियर लीग की. हर साल पिछले 6 साल से हम फुटबॉल टूर्नामेंट उल्लासनगर के लिए करते हैं, जहाँ पे IPL फॉर्मेट में ऑक्शंस होता है. और आप बिलीव नहीं करोगे, वो एक प्लेटफॉर्म हमने जो प्लेयर्स को दिया है, वहाँ से एक MDFA की टीम बनती है, थाना डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की टीम बनती है. फिर वहाँ से आप आज बच्चे बॉम्बे में जाके इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई आई लीग खेल रहा है. आपको पता होगा पायल बसुडे, पायल भी हमारे जैस यूनाइटेड करके क्लब थे, वहाँ से वो ट्रेन हुई उल्लासनगर में. अच्छा, और वो इंडिया रिप्रेजेंट की. मतलब उल्लासनगर में टैलेंट की कमी नहीं है. और आज तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से, सिंधी कम्युनिटी तक फुटबॉल क्रिकेट, पहले था कि वो बच्चे नहीं खेलते, बट अब ऐसा नहीं रहा. वो बच्चों ने भी इतना इंटरेस्ट लेना, बट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ना हमारे पास, क्या करें. आज जिधर ओपन ग्राउंड है, मैं आपको बताता हूँ कितने ग्राउंड पे तो मैं स्टे लेके आया हूँ.
एक एमजेपी का प्लॉट है कुर्ला कैम्प में, उसके भी सनद निकल गई थी, उसको कैंसिल कराओ, उसके लिए फिर लड़ो, सेटलमेंट कमिश्नर को मेल लिखो। तो और ये ओपनली करना उल्लासनगर जैसे शहर में इतना आसान नहीं, लेकिन मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैंने बहुत कुछ किया है और मैं नहीं डरने वाला। जब उठाते हो तो आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा ना प्रफुल्ल जी, मैं एकदम वाइट कॉलर हूँ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जान जाएंगे ना, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे इतना मालूम है कोई मुझ पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि मैं एक वो इमेज कैरी करता हूँ और मेरा किसी से पर्सनल कोई भी भेदभाव या कोई मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी काम कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए करता हूँ और मास पब्लिक के लिए करता हूँ। तो वही मेरे इंटेंशंस रहते हैं। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हो तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन प्रदीप जी, अब हालात अलग है, आपके सामने दिग्गज लोग है, पैसों का बोलबाला है, तो इन सारे लोगों के सामने आपको लगता है कि आप टिक पाओगे? टिक पाऊंगा तो आपके इस सवाल का जवाब तो मैं ऐसे देना चाहूँगा प्रफुल्ल जी कि डेफिनेटली टिक जाऊंगा, क्योंकि जो लोगों में नहीं है, खाली अगर चाहते हैं कि पैसों के बल पे हम चुनाव जीत जाए तो यह अब होने वाला नहीं है। लोग भी बहुत सतर्क है, उनको पता है पैसा चला के क्या चलाएंगे वो लोग, लास्ट 2 दिन में पैसा चलाएंगे ना, बट लोगों को भी पता है कि क्या करना। और मैं तो लोगों से अपील करूंगा, ले लो उनका पैसा, कंगाल कर दो ऐसे लोगों को, लेकिन करना वो जो तुम्हारा दिल बोले। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमको सिखा के गए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अम्बेडकर राइट्स है मेरे पैनल में और मैं उनका दिल से शुक्रिया भी मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो सोच है ना, अम्बेडकर राइट्स बोले तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मार्ग पे चलने वाले लोग। बाबा साहेब अम्बेडकर हमें संवैधानिक तरीके से यही बोल के गए, गलत का साथ नहीं देना। अगर ये कृति करके अगर कोई जीत रहा है, वही बंदा आज मैं ये भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर एक बंदा आज एक पक्ष में, कल दूसरे पक्ष में, फिर तीसरे पक्ष में, क्या हमको ऐसे जिस इंसान का अपने पे ही कुछ काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उसके कुछ विजन्स नहीं है, जो बंदा विधानसभा लड़ता है, जो बंदा अभी कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ने वाला है, तो हम क्या सोचे इस बंदे के लिए? उनका एजेंडा क्या है? अब ये सिर्फ पावर और पैसे पे जिंदा है, बट पब्लिक बहुत सतर्क है। और मैं आपको 100% श्योर कहता हूँ कि हम चेंज आपको दिखेगा, मतलब दिखेगा। तुम्ही वारंवार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख करताय, उल्हासनगर मधला सुभाष टेकडीचा जो पुतळा असेल त्यातली अनियमितता असेल किंवा भ्रष्टाचार असेल किंवा शांतीनगरच्या स्मशानभूमीमधला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अनियमितपणे बसवला गेलेला पुतळा असेल, याबद्दल कुठलाच आंबेडकरवादी पक्ष, नेता, कार्यकर्ता आवाज उचलत नाही का? नाही, कोणी नाही उचलणार का? कोणी दमच नाही, मी तर असंच बोलू शकतो आता। खाली फक्त एक राज असोणकर साहेब आहेत, त्यांनी ती पोस्ट टाकली, त्यांनी ते आवाज उचलला आणि आम्ही तिकडे जाऊन हे पण वाचलं की कुठल्या निधीमध्ये हे फंड पास झालेला, कलेक्टरची त्याच्यात ऑर्डर पाहिजे होते, कुठे पण आपण पुतळा उभारतो तिथे सिग्नेचर कलेक्टरची पाहिजे, ते फंड ते काय राज सरांनी ते आता मांडलंय। बाबासाहेब आंबेडकरांवरचं प्रेम किंवा निष्ठा नाही ना, कोण मी बोललो ना, ही वेगळी येते लोकांची। आता तेच तर एक मोठा प्रश्न झालाय ना, आपण एवढा बोलतो, आपण संविधानाची गोष्ट करतात, खूप काही गोष्ट करतात आणि मत पण तसंच देतात लोक की आपले संविधानिक लोक आहेत आपण, पण आज ते संविधान कुठे गेला? स्मशानमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा कोणी उभारला? का उभारला? कोणी त्याची रिक्वेस्ट केली? कलेक्टरची परमिशन आहे का? निधी कशी काय गेली? एवढे सवाल आहेत, काय बोलू प्रफुल्ल सर आता तुम्हाला, पण चेंज येणार जर एकदम प्रामाणिक 6 लोक। महिन्यापूर्वी जे उल्हासनगरमध्ये संविधान रक्षक म्हणून होते ते आता कुठे? आता ते कुठे, आता ते तर तुम्हालाच माहिती आहे ते कुठे। आता जास्त नाही बोलू शकतो त्यांच्यासाठी, पण ते फक्त बोलण्यासाठी आहे। ॲक्च्युअल संविधान आम्ही फॉलो करतो, संवादिकप्रमाणे लोकांचे प्रश्न सोडवतात, आम्ही मुद्दे घेतात आणि जे काय करतो आम्ही एकदम संवैधानिक विवाद चालतात आम्ही। तो इस राजनीतिक मार्ग पर चलने के लिए तो आपके सामने अनेक पक्ष थे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित पवार गट के ही चुनाव आपने दिखाएगा। मेरे ख्याल से हमने 31 को ये चुनाव का फॉर्म भरना था और 2 दिन, लास्ट दिन 30 तारीख था। अच्छा। हाँ, 30 तारीख लास्ट था। 29 तक
कौन सा पक्ष किसके साथ है किसी को नहीं मालूम। और ये मेरी स्टडी थी और मुझे पता था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक अन्य बोलते हैं ना एक स्वावलंबिक पार्टी है आज की डेट में, जो किसी के साथ आज युति करेगी नहीं। और हमारे गंगोत्री साहब, वो भी, उनके साथ मेरी एक मीटिंग हुई थी, मैं उनके साथ एक्चुअली मैंने बात की थी अच्छा, कि हम किन मुद्दों पे हम स्टैंड करेंगे इलेक्शन में, आपका क्या विजन है। तो मैंने देखा कि उनके विजन और मेरे विजन अलाइन हो रहे थे। अच्छा। क्योंकि मैं अगर चाहूँ काम करना है मुझे, लेकिन मेरे वरिष्ठ अगर मुझे काम नहीं करने देंगे या मेरे पे प्रेशर आएगा तो फिर वो अगेन मेरे को डिमोटिवेट करेगा। लेकिन जब हम अलाइंड रहते हैं कि हमको क्या करना है तो उसके लिए रास्ता साफ हो जाता है। और मेरा भी जो माइंडसेट है डेवलपमेंट, जो एक नशेड़ी गंजेड़ी, तो उनका भी वही विजन था। तो इसके लिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को चुना और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैं उनका एक हिस्सा हूँ। और अगर मौका दिया पब्लिक ने और जो कि देगी तो मैं ज़रूर कुछ अलग करके दिखाऊंगा। काफ़ी प्लान्स है, बट टाइम बताएगा अब कि कैसे उसे इम्प्लीमेंट करूंगा और क्या करूंगा। बट पब्लिक कभी निराश नहीं होगी, ये मेरा वादा है। लेकिन आपका जो पैनल है उस प्रभाग की सीमा बहुत बड़ी है, क्या आप वहां तक पहुंच पाओगे? प्रफुल्ल जी, अगर मैं नहीं भी पहुंच पाया ना तो आज हमारी टीम जो है, जैसे कि हमने बताया कि ये पैनल सिस्टम है, तो डेफिनेटली कौन कौन है आपके साथ? तो मेरे साथ है प्रभाग 18 अ में शारदा अंबोरे, उसके बाद ब में वृषाली पाटिल, और हमारे जो क से उम्मीदवार है वो है अभिषेक देशमुख। अच्छा। काफ़ी युवा है, 22 साल के हैं। तो ये जो टीम है हमारे पास एक बिजनेस वूमेन है, एक यंग कैंडिडेट है, उसके बाद शारदा अंबोरे आंटी जी है जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, बीइंग अ लेडी, शी इज़ ऑल्सो मैनेजिंग एवरीथिंग, और एक तरफ मैं हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा एक टीम है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, कि हमारा चिन्ह एक ही है। अच्छा, हम एज अ टीम काम करेंगे और मैं आपको लिख के देता हूँ, हमारा पैनल चुन के आएगा पैनल नंबर 18 से। जिस आप पैनल की बात कर रहे हो वहां की आज की सामाजिक स्थिति क्या है और क्या वो आपके पल्ले में अच्छा भारी वजन पैदा कर सकती है? सामाजिक स्थिति की अगर आप बात करें प्रफुल्ल जी, आज मैंने अपना अस्तित्व बोलूँ या वर्चस्व बोलूँ, हर कोने में लोग मुझे जानते हैं, मेरे कार्य को जानते हैं, और मैं किस तरीके से काम करता हूँ उस तरीके को भी जानते हैं। मैंने आज तक ना किसी को गाली दी, ना किसी को प्रेशर किया, ना कुछ किया। मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता। जैसे कि हमारा एक ही पंच लाइन है, हम संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। अच्छा। तो मेरी टीम भी वही है और मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक सपोर्ट करेंगी। जाते जाते अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, आपके माध्यम से, मीडिया भारत के चैनल के माध्यम से पैनल 18 के लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ 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 आप हमें वोट कीजिए। हमारी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है, कुछ नए चेहरे हैं। डेफिनेटली हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे काम करना और मेरा जो भी तजुर्बा है आज 15-20 साल का आप सोसाइटी के लिए, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक नई किरण और नई उम्मीद से हम मिलकर काम करेंगे। मुझे आप लोगों पे भरोसा है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिनकी निशानी है घड़ी, आप उनको वोट कीजिए। प्लीज़ वोट फॉर घड़ियाल। ये भी कहना चाहूँगा, हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें सबसे पहले लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये वी कौन है? ये बहुत छोटा सा वर्ड दिखता है, लेकिन इसकी गहराई में अगर हम जाएंगे तो वी कौन है? ये हम सब है। और जब हम फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा है ना, वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, वी। तो ये वी है लोग, लोकतंत्र, इसके लिए उसका नाम दिया गया है लोकतंत्र। राज्य तंत्र या बोलते प्रजातंत्र, वो नहीं करना है, एक लोकतंत्र बनाना है जो कि डेमोक्रेसी हमें फ्रीडम देती है। और जब मैंने फॉर्म भरा था, वो एप्लीकेशन नहीं बोलता हूँ मैं कभी उसको मैं बोलता हूँ नॉमिनेशन फॉर्म, नाम निर्देशन पत्र। नाम निर्देशन पत्र, जिसमें आपको एक प्रपोजल भी लगता है ताकि लोग आपको चुन के दे रहे हैं, लोग आपका नाम सजेस्ट कर लोग आपका नाम सजेस्ट कर रहे हैं। तो वो मैंने एक्चुअली में मैं वो फॉलो किया। मुझे लोगों ने बोला कि आप इलेक्शन लड़ो, और ये उनका ही एक तरीके से डिमांड है, मैं ये बोल सकता हूँ। और वो लोग चाहते हैं कि आप प्रदीप कपूर अंदर जाए और हमारे लिए कुछ करे। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों की उम्मीद पे खरा उतरूँगा, ये मेरा वादा आहे आपसे। विषयाची तळमळ, विषयाचा अभ्यास आणि विषयाची सोडवणूक या त्रिसूत्रीवर प्रदीप
कपूर जे आहेत ते काम करून समाजाची सेवा करू इच्छितात. राजकारणात स्वतःचं स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करू पाहताय. विषाणी आहे घड्याळ, म्हणजे घड्याळ तेच आहे, वेळ नवी आहे, पण येणाऱ्या काळात आपल्याला हे बघायचं आहे की ही नवीन वेळ उल्हासनगर वासियांसाठी नेमकं काय घेऊन येते. प्रदीप जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल कर यहाँ पर वार्तालाप किया. आपका बहुत बहुत थैंक यू प्रफुल्ल जी, थैंक यू सो मच. आपने मुझे मौका दिया, और टाइम तो हर किसी के पास 24 घंटे ही है, बट एनी टाइम लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, एनी टाइम. थैंक यू सो मच.